डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? फाइन, गुड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट डिस्कस द लास्ट टॉपिक and then go through with the today's topic. Last time we discussed about the how to construct the portfolio, which is basically offered by the Markowitz in 1952, which shows the risk and return relationship. हमने ये देखा कि जो risk and return का relationship है, that matters a lot in terms of choosing a best possible alternative in terms of portfolios. और फिर हमने discuss किया जो portfolio है that must be कि जनाब उसके अंदर जो एफिशिएंट पोर्टफोलियो किधर लाए करता है। तो आइए अगले वाले टॉपिक डिस्कस करते हैं। वी डिस्कस अबाउट द बोरिंग एंड लैंडिंग ऑफ दैट इन्वेस्टर विच इज़ बेसिकली इन्वेस्टिंग ऑन द वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। फिर हम देखेंगे एफिशिएंट फ्रंटियर एंड देन वी डिस्कस अबाउट द सिक्योरिटी मार्केट लाइन एंड देन वी डिस्कस एंड कीप गोइंग ऑन टू डिस्कस द कैपम जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है एंड द वैलिडिटी एंड टेस्टिंग ऑफ इट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, borrowing and lending is that process where you can be at that certain point where even you're going to borrow or lend on a risk-free rate. और ये हम अभी डिस्कस करेंगे। वी बेसिकली कैटेगोरिकली सी कि जी आप लैंडिंग एंड बोरिंग जो है, कोई भी इन्वेस्टर है जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है या पॉसिबिलिटीज़ है वो कैसे और किस पॉइंट पे करता है, क्योंकि वी गॉट टू फाइंड आउट दैट पॉइंट जहाँ पे आपको रिस्क फ्री रेट ही बोरिंग और लैंडिंग आपको मिले। और बोरिंग को बेसिकली यू कैन इजीली डिफाइंड एज द नेगेटिव लैंडिंग रेट। नाउ द लैंडिंग एंड बोरिंग एक्सटेंड द रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज एंड if you invest in portfolio S and lend or borrow at the risk-free interest rate, which is RF, you can achieve any point along the straight line from RF through S. Now dear students, यहाँ पे जो मेन important चीज़ है to identify, हम यहाँ पे कर लेते हैं। दिस इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडेक्स। यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन है पोर्टफोलियो एस के बारे में कि जनाब अगर आप पोर्टफोलियो एस है उस पर बोरो या लेंड करेंगे एट ए रिस्क फ्री रेट, यू कैन अचीव एनी पॉइंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम आर एफ थ्रू, जो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। दिस इज टर्म्ड एज द रिस्क फ्री रेट। ठीक है जनाब, रिस्क फ्री रेट। और हमें रिस्क फ्री रेट पता है कि जनाब दैट रिस्क फ्री रेट इज फॉर एग्जाम्पल टी बिल्स, जो कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं, डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर स्टडी करते आ रहे हैं। और दिस गिव यू हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एनी लेवल ऑफ रिस्क देन इफ यू जस्ट इन्वेस्ट इन दी कॉमन स्टॉक। और हम ये देखेंगे जो वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज है, अगर हम कोई ऐसा कम्बिनेशन बना लेते हैं वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट पॉइंट वेयर वी कैन इजीली लेंड और बोरो, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को जो पॉसिबिलिटीज़ को एनहांस कर सकती है, यू नो। सो यू गोइंग टू बी कंफर्टेबल इन बोरिंग एंड लैंडिंग सिचुएशन एट ए रिस्क फ्री रेट, और जो कि आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न को भी और एट ए सर्टन लेवल ऑफ रिस्क आप उस पर कोई ना कोई कम्बिनेशन लगा सकते हैं सिमिलर टू दी कॉमन स्टॉक। तो एफिशिएंट फ्रंटियर को डिस्कस करते हैं। लैंडिंग एंड बोरिंग एट द रिस्क फ्री रेट अलाउ अस टू एग्जिस्ट आउटसाइड द फ्रंटियर, और इस बेसिस पे दिस इज बेसिकली लैंडिंग रेट एंड दिस इज बेसिकली बोरिंग। अब हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं जस्ट टू क्लेरिफाई आवर थॉट्स इन टर्म्स ऑफ कि जनाब वो पॉइंट क्या है। लेट इट बी कि जनाब आप कहते हैं कि दिस इज ए पॉइंट टी, जो कि आपने ये पॉइंट टी किया है, एंड दिस इज द पोर्टफोलियो एस एंड दैट इज बेसिकली द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन योर वाई एक्सिस। ठीक है जी, and the standard deviation on your x-axis. Now अब आप यहाँ पे देखते हैं कि जनाब बोरिंग और लैंडिंग का, पहले लैंडिंग डिस्कस करते हैं। द इन्वेस्टर दे कैन लैंड एज लॉन्ग एज, अगर वो एस के अंदर लैंड करता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द पोर्टफोलियो जो अभी हमने देखा, एंड एज लॉन्ग एज द बोरोअर बेसिकली कैन लैंड ऑन दिस रिस्क फ्री रेट, जो कि बेसिकली रिस्क फ्री रेट पे एज लॉन्ग एज जब वो इस लाइन पे जो कि टेंजेंट हो रही है उस पोर्टफोलियो पॉइंट से उस पे रहती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जनाब आपका जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, और जो आपका बोरिंग जो है दैट इज सेम कि जी अगर वो नेगेटिव लैंडिंग करता है या वो बोरो करता है इन ऑर्डर टू कैपिटलाइज मोर रिटर्न with the respective risks, so as long as that is on the same line, that basically give him feasibility कि जनाब वो उसी रिस्क फ्री रेट पे
उस पर बोरो भी कर सकता है इन्वेस्टर। एंड इन ऑर्डर टू कैपिटलाइज दैट कॉन्सेप्ट आप ये कह सकते हैं कि जनाब जो भी एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, देन आप इसको देख सकते हैं कि जी लेट इट बी कि अगर ये 5% है, एंड लेट इट बी जो भी आपकी बोरिंग है, जो भी आपका एस पोर्टफोलियो, दैट गिव्स यू समहाउ ए 15% ऑफ रिटर्न। सो बेसिकली जो रिक्वायर्ड रेट है आप रिटर्न है, दैट गोइंग टू बी हाफ ऑफ वट एवर द एक्सपेक्टेड रेट, ठीक है जी, और प्लस हाफ ऑफ इंटरेस्ट रेट जो कि बेसिकली आपका रिस्क फ्री रेट है। तो इस बेसिस पे वट एवर ही गोइंग टू गेट इज बेसिकली दी 10% जो रिक्वायर्ड रेट बनता है। और इसी बेसिस पे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि जनाब आपका स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क फैक्टर क्या है, दैट इज अगेन वट एवर द रिस्क फैक्टर, हाफ ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो, जो भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन है, प्लस जो भी आपका हाफ ऑफ दी जो आपका रिस्क फ्री है विच बेसिकली 0। सो ऑब्वियसली यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इवेल्युएट कि जनाब इसका लेट इट बी अगर हम कहते हैं कि 8% ये बनता है। सो बेसिकली व्हाट इट सेज कि जनाब जो आपका पोर्टफोलियो है दैट इज द रिस्क फ्री रेट जिसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है विच इज बेसिकली दी 0। सो इफ दैट आर एफ विच इज बेसिकली द टी बिल्स, हम इसको कह सकते हैं कि जी इसका स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली नील है, नो वेरिएशन एट ऑल विद द एक्सपेक्टेड return of 5. If you keep on investing in a common stock या riskier security, that will promise you a 15% with respect to a certain element. तो आप इसको क्या कहेंगे कि जो S का portfolio that is half of the distance from the RF, which is somehow the difference between these two figures. So which is basically the 10% in total. And again whatever the differences between जो कि आपका इस एस पोर्टफोलियो के लेट इट बी दिस वन और लेट इट बी दिस वन वट एवर द सिचुएशन। तो इस बेसिस पे आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो वेरिएंस है, इज बिकम दैट पार्ट ऑफ द वेरिएंस ऑफ योर पोर्टफोलियो। सो बेसिकली जो एफिशिएंट फ्रंटियर दैट गिव्स यू द आइडिया कि जनाब आप एज लॉन्ग एज यू बेसिकली बी रिमेन ऑन दैट टेंजेंट लाइन, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है जी, टेंजेंट टू दैट पोर्टफोलियो जो कि आपका पोर्टफोलियो एस है, ठीक है। सो द बेस्ट पॉसिबल वे कि इन्वेस्टर एज लॉन्ग एज स्टे ऑन दैट लाइन इट विल बी बेटर ऑफ, एंड दैट इज ए बेसिकली व्हाट वी कॉल इट कि जी आपकी सिक्योरिटी मार्केट लाइन है SML से, जो कि हम आगे जाकर देखते हैं। सो इफ यू कैन बोरो मनी एट द रिस्क फ्री रेट यू कैन एक्सटेंड योर पॉसिबिलिटी बियॉन्ड S, and you can also see the regardless of the level of risk you choose you can get the highest expected return by the mixture of portfolio S and borrowing और lending। यही आपको बता रहा है कि जनाब irrespective के जी आप जितना भी जब तक रहेंगे इस लाइन पे which is basically the linear association and which is basically what we call it trade off between risk and return. So this is basically the excellent combination which gives you the idea that as long as you stay on that line or any investor it will get the best combination, possible combination between the risk and the return possibilities। और उसी बेसिस पे जो आप रिक्वायर्ड रिटर्न है, लेट्स से अगर आप कहते हैं कि जिन्हें आई वांट टू बी देयर इन दिस पार्ट, सो वट एवर द एक्सपेक्टेड रिटर्न लेट इट बी 20%, उसके अगेंस्ट जो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन है लेट इट 15%। सो दैट एक्चुअली गिव्स यू कि जनाब दिस इज द बेस्ट पॉसिबल कम्बिनेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। सो आई कुड से कि जनाब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 20% एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 15% and expected return 20% is the best possible combination here, best possible combination available on the line, okay, security market line है, because this line basically is tangent to that portfolio which is termed as the efficient portfolio, the combination of the efficient portfolio, और ये इसका frontier है। So this is the frontier
efficient, or we can say that the combination of the stocks and the portfolios which lies on that straight line. और इसी सिलसिले में उन्होंने बताया S is the best efficient portfolio and there is no reason ever to hold say portfolio T, and obviously the best combination of it that says कि जी this is again the portfolio and this is the S, the best possible combination of it, which is basically the S1, and obviously if you prefer the S1, this is the best combination of the portfolio, which says as compared to T1, which says that this is basically the portfolio which gives you the limited or the lower risk compared to the specific return. Let's go through with the example of the efficient frontier. Let's suppose you got two stocks. Number one, ABC Corporation. We assume it. Okay, this is one of the company stock, and the other is big corporation. उनका standard deviation जो risk factor है वो that is given, that shows the variability of possible outcomes, and that outcomes basically termed as the average returns, जो कि हमने देखा कि जो standard deviation है ABC Corporation का, if that is 28 something 28%, that shows the variation of the volatility at a average return of, or what we call it, average expected return of janab 15%. And the big corporation, which is basically this one, that shows again the average return of 21%. Skip this weightage, that shows basically all of them is basically the weightage. ठीक है, वेट्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं. तो लेट्स सपोज कि जनाब ये दो स्टॉक हैं, इनका रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डिविएशन और एवरेज रिटर्न इज गिवन एज कंपेयर टू द अल्टरनेटिव और द सेकंड वन बिग कॉर्पोरेशन, जिसका 42 वेरिएशन है विद द 21 एवरेज रिटर्न है, जिसका एवरेज रिटर्न ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू वट एवर द वेरिएशन इन इट. बट इफ यू सी द कॉम्बिनेशन द वेट्स असाइन टू इट, दैट शोज कि जनाब आप रिस्क फैक्टर को जिसका सबसे लोअर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोअर वॉलेटिलिटी वेरिएशन है, यू बेसिकली असाइंड ए हैवी वैल्यू वेटेज टू दैट स्टॉक इन ए सर्टेन पोर्टफोलियो ऑफ योर्स. कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज गिवन एट 0.4%, दैट शोज कि जनाब कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट अ रिलेशनशिप बिटवीन the stocks of portfolio, और ये आपको बता रहा है कि जी 0.4, हमें इसका पता है -1 से रेंज जो है इसकी +1 तक है. if that R is, let it be 0.4, then that shows a bond between these stocks. Now the standard deviation weighted average is 33.6. अगर हम इसका weight find कर लें तो that shows कि जी आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन जो इसका वेटेड एवरेज है दैट बिकम्स 33.6, एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन पोर्टफोलियो जो आपका ये जो इसका वेटेड एवरेज है, लेट इट बी कि जनाब इसका अगर मैं इधर यहाँ पे लिख दूं, नाउ द एवरेज of that standard deviation is basically 33.6, so we'll simply take the average of it divided by 2, and then it called standard deviation, which is basically here 28.1%, और वही जो standard deviation है फार्मूला पुट करेंगे, so that gives you 28 and 33.6, and the return weighted average and the portfolio with this is basically 17.4% with respect to the portfolio weightage. Now let's add stock new corporation to the portfolio. Obviously यहाँ पे जब हमने देखा with respect कि इसका standard deviation भी 28 point, again the return कैसे reduce हुआ. अगर आप इस return को भी combine करेंगे और situation देखेंगे कि जनाब इसका risk factor क्या है, whatever the weighted average, अगर इन दोनों की weighted देख ली, लेकिन जो portfolio how it basically bring down the variations in it. Let's add stock new corporation to the, एक और add करते हैं stock को. पोर्टफोलियो आपके पास दिस इज बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ आपके जो प्रीवियस थे, लेट इट बी दी ए स्टॉक एंड द B1, एंड दैट इज योर
एन कॉर्पोरेशन एक और स्टॉक आपने ऐड किया है, तो हमने यहाँ देखा जो पोर्टफोलियो था विच इज़ बेसिकली द पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएशन, और इसका परसेंट ऑफ अगर आपने 50% में ऐड किया और जब एवरेज रिटर्न देखा। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जब हम इसका परसेंटेज देखते हैं सी 60%, इसका वेट जो है दैट इज बेसिकली व्हेन असाइन टू दैट पार्ट विच इज बेसिकली द लोअर रिस्क। तो यहाँ पे जो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन पोर्टफोलियो वो कैसे चेंज होता है, देयर इज अ डिप इन इट, डिप इन टर्म्स ऑफ variations between the two stocks portfolio, ठीक है, ए बी। नाउ दैट इज बेसिकली क्लियर इंडिकेशन कि जी आपका जो पोर्टफोलियो है जो है हाउ इज बेसिकली रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ ए वेरिएशन और द रिस्क। नाउ इफ वी मूव फॉरवर्ड, जो कि हम देख रहे थे यहाँ पे वेट्स जो हैं दैट इज डिफरेंट बेसिकली, तो लेट बी x1 एंड दी x2 जो कि आपका कम्बिनेशन है, एवरेज रिटर्न गिवन है, एक और आपने जो एन कॉर्पोरेशन है वो आपने ऐड किया, दैट इज अगेन द स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन, जो कि एक वॉलेटिलिटी के बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं। इन दैट सिचुएशन न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन वेटेड एवरेज 31.80। अब हमने जब इसका वेटेड एवरेज फाइंड की, बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ 28.1 एंड द 30 एंड इसको डिवाइड बाय 2 व्हेन यू गोइंग टू डू इट, जो आपने डिवाइड किया सो यू गेट द 31.80। नाउ अगेन जब इसका पोर्टफोलियो आप फाइंड करेंगे, इस कॉम्बिनेशन का जो न्यू आपका जो कॉम्बिनेशन है पोर्टफोलियो इनटू जब आपने ऐड किया एक न्यू स्टॉक, so that gives you 23.43 and then that gives you again the 18.20% the weighted average of the portfolio, जो कि आपने यहाँ पे 2 का फाइंड किया। Now compare it, higher return and lower risk, how did we do that? Diversification through the concept of diversification। आप यहाँ पे दे सकते हैं कि new standard deviation weighted average 31 और जो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन है और जो वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो है, अगर हम पीछे जाते हैं तो आपने देखा कि 28.1 17.4 जो कि कम्बिनेशन था, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिविएशन है और वेटेड रिटर्न आप देख लें कि जनाब आपका रिटर्न भी इंक्रीज कर जाता है विद रिस्पेक्ट टू वट एवर दी वेरिएशन इन इट। सो वी कैन से दैट कि जनाब एडिंग new corporation stock with the portfolio of 2 stock, portfolio A and B, reduces the risk to the minimum with respective returns, and it can only be achieved through diversification. And diversification, law of diversification, dear students, that basically describe the same phenomena कि जनाब as long as you adding up the possibilities, the opportunities, जो आपका expected return है, जो आउटकम है पॉसिबल, ठीक है, उसके अंदर जब आप ऐड करते रहते हो, उस पॉसिबिलिटीज को चूज करते हो, दैट विल ब्रिंग डाउन द एलिमेंट ऑफ डाउट और द रिस्क और द लॉस। क्योंकि हमने रिस्क को ये डिफाइन किया है, दिस इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस। सो जब वेरिएशन उसके अंदर ज़्यादा होती रहेंगी तो जो प्रोबेबिलिटी है और लॉस की वो भी इंक्रीज होती रहेगी। हेयर वी बेसिकली gradually reduce the possibility of that variation, possibility of loss factor, and because of that reduction in the possibility of loss, that reduces the risk, and risk can be measured through standard deviation and volatility and the variances. So here through diversification we can see that the new stock portfolio that brought down a portfolio, overall portfolio, the new portfolio risk to certain limit। ठीक है, इसको हम यहाँ से अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो लेट इट बी कि जनाब आपका बी है, ए और बी 2 स्टॉक्स से, रिस्क आर मेजर्ड हेयर एंड द रिटर्न्स आर देयर। सो लेट इट बी कि दिस इज 1 पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट, बट व्हाट अबाउट द ए एंड बी? अगर आप ए सारा इन्वेस्ट करोगे सो दैट इज बेसिकली द पॉसिबल रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न विद द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए। ठीक है, नाउ इफ दैट इन्वेस्टर who want to basically invest in the B security, that is the expected higher rate of return
in terms of B option and with the higher risk in it, but with the combination of both of them that basically reduces the risk to a certain level. हम उसको अगर देखें, that basically bring down the risk to the 28 with the 17% of return. So that basically reduces to a certain limit, combination of both. और जो भी आपका ये पोर्टफोलियो कम्बिनेशन है, इसका अगर मैं स्टैंडर्ड डिवीजन देखूं तो दैट इज बेसिकली दी 28 something approximately with the expected return of 17% in total. So this is basically the one of the proof कि जी as you add in or you just make the portfolio, that brings down or eliminate the further risk to the minimum level, and this is basically the combination of both. ठीक है, and this is basically the AB, and the AB is showing कि जनाब आपका ये जो level है, this is a level we are talking about, और this is basically we are talking about कि जी आपका expected return है और आपका जो risk factor है. Now if we going to add the N corporation stock, और इस स्टॉक की वजह से जो आपकी इस पोर्टफोलियो के अंदर जब ऐड करेंगे ए एंड बी के अंदर, दैट अगेन रिड्यूसेस द रिस्क and further go to this direction, is further going this direction to the left, to the left side. और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जनाब आपका जो रिटर्न है वो इतना डैमेज नहीं हुआ, इतना रिड्यूस नहीं हुआ, इट विल स्टे ऑलमोस्ट द सेम, लेकिन देयर इज ए चेंज इन द रिस्क, जो कि हम प्रीवियसली अगर देखें तो आपका रिस्क यहाँ पे था, नाउ इट्स फर्दर गो हेयर. ठीक है, तो दे इज अ डिप इन इट कि पहले इधर था रिस्क. सो बेसिकली आफ्टर द न्यू स्टॉक, न्यू पोर्टफोलियो, ठीक है, इट बेसिकली रिड्यूसेस फर्दर द रिस्क एलिमेंट. सो वी नोट दैट कि जनाब जो रिस्क है बेसिकली जो आपके इन्वेस्टर्स हैं दे डिसलाइक द रिस्क बेसिकली विच इज ए पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और इसको डाइवर्सिफाई. दिस इज बेसिकली दी व्हाट वी कॉल इट डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है, ये हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं रिस्क फैक्टर को विद रिस्पेक्ट टू द रिस्क, एंड दिस इज व्हाट द मार्केट सजेस्टेड कि जनाब आपकी जो एफिशिएंट फ्रंटियर है, जो आपका basically the combination of the portfolio which stays same on the that frontier, that matters a lot. If you keep on adding a stock with the best well diversified portfolio, और ये diversification का रूल है कि जिसके अंदर you keep on eliminating the risk doubt, और goal is to move up and left. और उसकी अगर let's suppose आप इसी तरह ऊपर जाएं और आपके पास this is the combination of it that shows something the line, the graph curve, and that goal is कि जी आपने फर्दर ऊपर जाना है. अगर मैं यहाँ से यूँ करूँ, फर्दर ऊपर जाएं और आपने लेफ्ट साइड पे जाना है, लेफ्ट, ठीक है, एंड फर्दर गो अप, बिकॉज एज लॉन्ग एज आपका ऊपर जाते रहोगे दैट मीन्स कि जी इंक्रीज इन रिटर्न्स. ठीक है, आपके रिटर्न्स इंक्रीज होंगे. एंड व्हाट अबाउट कि जनाब आप पीछे जाते रहोगे, दैट रिड्यूसेस योर रिस्क. ठीक है जनाब, और इसी फिनोमेना से दिस इज द गोल इज टू मूव अप एंड लेफ्ट, और इसका रीजन यही है. एंड अगेन ऑन द फर्स्ट एज कि जी आपकी एरो लेट इट बी कि जी ये एरो बन रही है. ठीक है, so the low risk and the high return is the first combination. This is why investor chooses to go up to left side. ठीक है जनाब, and if we move forward the higher risk and the high return, और यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि जनाब वही कि लेट से कि जी कोई भी एक स्टॉक है जो कि लेट से ए है, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे उसका विच बेसिकली प्रॉमिसेस द हाई रिटर्न,
एंड हायर रिस्क। उसका रिस्क भी हाई किस लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे ये जो शेडेड एरिया है आपका बेसिकली दैट इज टर्म्ड एज के हायर रिस्क और हायर रिटर्न। यहाँ पे लो रिस्क एंड लो रिटर्न है। जैसे हमने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ देखी जो भी कर्व्स थे आपके एफिशिएंट फ्रंटियर पे, जिस पे हमने कहा कि जी आपका जो रिस्क है एट लो रिटर्न्स, यहाँ पे रिटर्न जितने होंगे उसका रिस्क फैक्टर भी लोअर होता जाएगा। तो थिंक अबाउट दिस कि जी आप लेफ्ट साइड पे तो चले गए लेकिन बेसिकली यू स्टे डाउन, स्टे इन लो, विच बेसिकली गिव्स यू और प्रॉमिसेस द लो रिस्क or the higher risk and the low return. Again this one okay, that gives you the low risk, low return and the with the higher portion of the risk. So your goal should always be go up to the left because that promises you the low risk at the higher rate of return for the investors. And this is basically the shape of it. अगर आपका A stock है let it be and the B है, अगर आप बी जैसे हमने कहा कि जी इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन इट, हम कहते हैं कि जनाब लेट इट बी, अगर आपने रीबॉक में किया है और उसकी बेसिस पे आपने देखा कि जनाब इसका स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज़ हाई लेकिन इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न वो भी हाई था। इधर आपने डिस्कस किया कि हाउ अबाउट कोका कोला, तो हमने इधर डिस्कस किया कि जनाब इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज़ बेसिकली लो लेकिन उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी लो है। दिस इज ए बेसिकली पीसफुल कम्बिनेशन और पीसफुल यू कैन से दैट इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। अगर आप इसका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो द गोल इज टू गो लेफ्ट एंड द हाई एंड दिस इज बेसिकली द टॉप मोस्ट। अगर हम यहाँ पे एरो बनाए तो एज लॉन्ग एज ये स्ट्रेच करती जाएगी सो दैट गिव्स यू प्रॉमिस यू द बेस्ट अल्टरनेटिव। सो दिस बॉक्स इज आवर बेस्ट चॉइस और यही आपको कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। सो दिस basically figure that shows you, that's completely educate you what is basically the efficient frontier and how basically you combine or trade off between the risk and the return factors, and in that situation the only best possible way is just to go left and go high up the ladder, and then in that situation you will fall in this box, the left top box, and you simply avoid this one and the rest of the boxes. ठीक है जी, at the bottom. Now if you look at their A and the B stocks, and how about entertaining this one as well, that AB when engaged with that one, that gives you the ABN. The relationship between risk and return, the least risky investment was US Treasury bills. Obviously हमने देखा और हमें पता है कि जनाब आपकी जो US ट्रेजरी बिल्स हैं, जिसको हम कह सकते हैं जी गवर्नमेंट बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, दैट प्रॉमिसेस यू जीरो स्टैंडर्ड डिविएशन, ऑलमोस्ट द 0.1, जैसे कि हमने मार्कोविट्स की जो लाइन थी वो देखी जो कि बेसिकली RF थी, and if that the standard deviation the risky and that's basically the expected return, look at that point which is basically showing कि इसका जो risk factor है is almost 0 है, and since the return on the T-bill is fixed, it is unaffected by what happens to the market, and obviously जो आपकी volatility है that basically relate with market condition, but not in the case of T-bills, क्योंकि जो T-bills है that promises the standard deviation of 0, and that is very important कि जनाब आपकी जो भी market risk है, हमने देखा जो वेरिएशन है, volatility है, वो standard deviation और variance के phenomena से, उसके tool से you can easily evaluated, you can easily find out in that situation कि जो market risk है, जैसे भी market की condition होगी, आपकी जो T-bills या government securities है, on that basis that promises you a fixed amount of risk return,
जो एट ए जीरो रिस्क। सो इन दैट सिचुएशन ट्रेजरी बिल हैव ए बीटा ऑफ जीरो, जो भी इसकी जो बीटा की वैल्यू है, जो भी इसकी जो रिस्क फैक्टर है, जो इसका बीटा है, दैट इज बेसिकली जीरो। वी आल्सो कंसीडर्ड ए मच रिस्कियर इन्वेस्टमेंट द मार्केट पोर्टफोलियो ऑफ कॉमन स्टॉक, दिस हैज द एवरेज मार्केट रिस्क, इट्स बीटा इज 1। अगर आपका कोई भी मार्केट पोर्टफोलियो जो कि कॉमन स्टॉक है, हमने उस मार्केट रिस्क को जब कंसीडर किया, उस इन्वेस्टमेंट को जो कि मार्केट पोर्टफोलियो था, वी टर्म्ड एज बेसिकली मार्केट पोर्टफोलियो, जो कि आपका वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ठीक है जी, और वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दैट इज व्हाट वी कॉल इट, दैट गिव्स यू द एक्चुअल मार्केट risk. So this is why we termed as the market portfolio, and that market portfolio having the value of beta is equal to 1. So in that situation, whenever you basically combine and discover a well diversified portfolios, how you basically correspond, how you basically understand the situation here, the gravity of the importance of that market portfolio, this will basically bring down the unique risk to the minima, to the nil, to the zero, and what left is basically the market risk, and that portfolio shows that well diversified portfolio showing the market risk in general, और जो market risk है उसकी बीटा की sensitivity है इस portfolio की, how you develop it, that market portfolio beta value must be equal to 1 as long as market जैसे भी move करती है with respect to that condition of the market, जो मार्केट बीटा की वैल्यू है वो भी उसी के मुताबिक चेंज करेगी। और यू कैन इजीली इनिशिएट विद द अदर पोर्टफोलियोज जस्ट टू चेक कि आपका जो मार्केट वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है वो कैसे, उसके अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस यू कैन इजीली चेक इट। ठीक है, वाइज इन्वेस्टर्स डोंट टेक रिस्क जस्ट फॉर फन, एंड देयरफॉर दे रिक्वायर ए हायर रिटर्न फ्रॉम द मार्केट पोर्टफोलियो देन फ्रॉम द ट्रेजरी बिल्स। अगेन हम यहाँ पे इन्वेस्टर्स की अगर कैटेगरी देखें तो इन्वेस्टर है दे आर फॉर द ट्रू मनी, ठीक है, और वो जनाब आपकी कैपिटल मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं दे बेसिकली इन्वेस्ट इन रिस्कियर एसेट्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टी बिल्स। ठीक है जनाब, एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न ऑन द मार्केट एंड द इंटरेस्ट रेट टर्म्ड एट द मार्केट रिस्क प्रीमियम। और उसी बेसिस पे क्योंकि सिंस वो इन्वेस्टर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स दे आर बेसिकली एब्जॉर्बिंग रिस्क ऑफ रिस्क सिक्योरिटी, so they required a risk premium from that on the top of it. Obviously कोई भी जो इन्वेस्टर है वो टी बिल्स के अंदर विद ए सर्टन रिटर्न वो कभी इन्वेस्ट करनी सोचेगा। what basically he defines his choice, how he define his choice, but just to take extra bit of risk by investing in the riskier asset, क्योंकि this is basically what we call it a application in the real world. They opt a common stock या किसी भी कंपनी का, किसी भी कॉर्पोरेशन का, which basically relate with what the market risk, and in that capacity of the relationship it basically absorbing or adding a risk factor in its part of the investment, and for that reason अगेंस्ट दैट रिटर्न हमने चेक किया है, हमने ये नोट किया है मार्केट्स कमा विद द थ्योरी कि जनाब आप उसके अगेंस्ट जो इसका रिटर्न फैक्टर है वो भी कैसे कंप्रोमाइज करते हैं, वो कैसे एनहांस करते हैं। यू ऑलवेज सर्च फॉर इट एंड दैट कैन बी गेट थ्रू फ्रॉम द मार्केट रिस्क प्रीमियम विच इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न ऑन द मार्केट एंड द इंटरेस्ट रेट। जो भी एक मार्केट का जो रिटर्न है और जो इंटरेस्ट रेट है जो कि हम कहते हैं और जो रिस्क फ्री रेट है, रिस्क फ्री रेट। सो इसको आगे देखते हैं। दिस इज बेसिकली द एफिशिएंट पोर्टफोलियो एंड दिस इज द रिस्क फ्री रेट जो हम कंसीडर करते हैं टी बिल्स का, ठीक है। और जो भी आपका एफिशिएंट पोर्टफोलियो है जब उसके अंदर क्योंकि इसके अंदर ऐड किया है दैट इज बेसिकली गोइंग दिस वे अप द लैडर, सो दैट शोज कि जनाब आपने रिस्कियर एसेट के अंदर जो इन्वेस्टर है वो
इसका रिस्क ऐड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सो ऑब्वियसली वट एवर द रिस्क प्रीमियम मस्ट बी डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेट्स, जो कि यहाँ पे आपको कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज अ रिस्क फ्री एंड दैट इज वट एवर द मार्केट रिटर्न ऑन इट। तो इस बेसिस पे आपका जो भी डिफरेंस होगा दैट टेल्स द होल स्टोरी। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम व्हेन बीटा इज नॉट 0 और 1 इन ए कंपेटिटिव मार्केट, द एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू बीटा। और यहाँ पे आप देखिए कि जनाब उन्होंने बताया कि आपका एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम, राइट जी, व्हेन द बीटा इज नॉट 0 और 1, अगर वो 0 नहीं होगा और ना 1 होगा, तो इन ए कंपेटिटिव मार्केट द एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम वेरीज इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू बीटा। आपका जो भी मार्केट प्रीमियम है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी आपका मार्केट जो प्रीमियम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू बीटा, जो भी एक बीटा की वैल्यू है उसे ये वेरी करेगा। दिस मीन्स दैट ऑल इन्वेस्टमेंट मस्ट प्लॉट अलोंग द स्लोपिंग लाइन नोन एज सिक्योरिटी मार्केट लाइन। और यही जो हमने डिस्कस किया कि जो आपकी SML है, जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, उसी पे प्लॉट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज द बेस्ट पॉसिबल alternative for the investor, and the expected risk premium on an investment with the beta of 0.5 is therefore half the expected risk premium on the market. And again जो भी एक बीटा जो आपकी risk premium है 5.5, that means this is the half of whatever the risk premium on the market. So see here कि this is basically what we call it SML, security market line. As long as इस लाइन पे आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी, लेट इट बी कि जनाब आपकी डिफरेंट जो स्टॉक्स हैं जो इन्वेस्टर्स की है, मैं कहता हूँ कि दिस इज बेसिकली द इन्वेस्टर्स बेस्ट अल्टरनेटिव इन्वेस्टर बेस्ट पॉसिबल वे आउट, ठीक है। और उसकी बेसिस पे जो भी उसका जो डिफरेंस है, जो भी बीटा जो इसका है, जैसे भी वो चेंज करेगा प्रोपोर्शन मार्केट रेट के मुताबिक, उसी की वैल्यू चेंज होगी। अगर इसकी बीटा की वैल्यू 0.5 है, सो दैट मीन्स दिस इज बेसिकली दी हाफ ऑफ दैट RM जो मार्केट रिटर्न है, ठीक है। एंड अंडर दैट सिचुएशन whatever the SML line, we can write this relationship as expected risk premium on stock, any stock A, B, C, D, etc. बीटा जो भी आपकी है into expected risk premium on the market. So this is basically R minus RF जो भी आपका expected risk premium on stock है, ठीक है। This is what we call it required rate of return. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ required rate of return, which is basically demanded by the investor, ठीक है। and this RF basically discuss about the T-bills with having zero volatility, ठीक है। but since this investor is a wise investor, he want to take extra bit of risk by investing in risky securities, ठीक है। और ये जो आपका ये डिमांड मार्केट प्रीमियम ओवर इट, ठीक है। एंड दैट मार्केट प्रीमियम इज इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन व्हाटएवर द बीटा वैल्यू जो कि आपकी ये है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कम्बिनेशन है, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो एक इन्वेस्टर का, हमने वो कैसे एब्जॉर्ब किया है, इस अंडरस्टैंड किया इस पॉइंट को। दैट इज़ बेसिकली कि आपका जो भी एक रिस्क जो मार्केट प्रीमियम है, जो कि मार्केट प्रीमियम विच इज़ बेसिकली सम हाउ द डिफरेंस बिटवीन द रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ जो कि ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हैं, एंड वट एवर द मार्केट रिटर्न जो मार्केट रिटर्न्स हैं, क्योंकि यही जो प्रीमियम है ये एक प्रीमियम बन जाता है जो कि एक रिस्कियर एसेट का प्रीमियम है जो कि एक इन्वेस्टर इसको ऑब्जॉर्व करना चाह रहा है, विच इज़ बेसिकली सेंसिटिव और इन ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द सेंसिटिविटी ऑफ द बीटा। अगर बीटा की वैल्यू हाफ है या 0.5 है, दैट क्लियरली शोज कि यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ इस लेफ्ट हैंड साइड को लूँ तो लेट्स absorb it. If beta is 0.5, अगर मैं कहूँ कि जी what would be the
what would be the market रिस्क प्रीमियम। तो मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होगा? अगर मैं इस वैल्यू इसमें पुट करूं कि जनाब लेट इट बी बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ और बीटा इंटू market risk premium. So if the beta value is 0.5 to the market risk premium, तो जनाब आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम भी 1/2 ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्केट रिस्क प्रीमियम भी आपका हाफ होगा। सो दिस इज हाउ इट बेसिकली रिलेट्स विद इट। और इसी सिचुएशन के अंदर हमने देखा व्हाट इफ अगर बीटा की वैल्यू 0 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, हाउ यू बेसिकली डिटरमिनेट कि जी इसका मार्केट रेट क्या होगा, रिस्क प्रीमियम क्या होगा। और उस बेसिस पे मार्केट रिस्क प्रीमियम भी उसी के मुताबिक, उसी सेंसिटिविटी के मुताबिक उस वॉलेटिलिटी जो कि मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी वेरिएशन है बीटा के अंदर, वो इसको एड्रेस कर रहा है, वो इसको क्लियरिफाई कर रहा है कि जनाब आपका अगर 0.5 या हाफ बीटा की वैल्यू होगी तो उसका मार्केट रिस्क प्रीमियम भी हाफ होगा। लेट इट बी अगर वो डबल होगी तो भी उसका मार्केट रिस्क प्रीमियम भी डबल होगा। So in that situation, you can easily construct the SML equation, which is basically the RF plus beta RM minus RF, जो कि हमने previously देखा, which is basically combination of risk free and whatever the premium gain from here, जो भी इस पे आपका add होगा, that is somehow the market rate, जितना भी आप इस ladder पे ऊपर जा रहे हैं, and that basically correspond to market premium, market रिस्क प्रीमियम। एंड ये जो बीटा वॉलेटिलिटी है 1 पे है, ठीक है, और इसकी जो वेरिएशन है, जो वॉलेटिलिटी है, वेरिएशन सेंसिटिविटी, उसको ये एड्रेस कर रहा है। एंड दिस इज द फेमस कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल विच इज नोन एज कैपम, एंड दैट इज रिक्वायर्ड रेट of return for investors, and this becomes an opportunity cost of capital in case if investor leaves that investment opportunity। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हाउ टू डिफाइन दैट, जबकि आप रियल टर्म के अंदर, जब स्टॉक प्रैक्टिसेस के अंदर या डिफरेंट आप एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, जब आप डिफरेंट एक वर्ल्ड जो रियलिटी है उस स्टॉक मार्केट के अंदर जाते हैं, तो दैट इज सेपरेट फ्रॉम वट एवर द प्रोजेक्ट्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस, जो कि हमने अज्यूम किया था कि उसका रिस्क फैक्टर जो है वो आपका सिमिलर है या वो उसका मिनिमम है या मीडियोकर रिस्क है, और हमने अज्यूम किया, कोई कंडीशन लगाई, इस बेसिस पे हमने स्टडी किया कि इफ़ यू गेट टू दैट रिस्क, आप जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और उसमें से ये रिस्क एलिमिनेट कर लेते हो, डिफरेंशिएट करते हो, यू कैन इजीली फाइंड आउट कि जी अब आपका जो एक्चुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या दूसरी टर्म्स में हर्डल रेट क्या बनता है। ठीक है जी। नाउ if we discuss about the CAPM, the capital asset pricing model, these estimates of the returns expected by investors in July 2001 were based on the capital asset pricing model, और उसी बेसिस पे जो ये एस्टिमेशन थी जो बीटा के थ्रू और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने देखे ये कैपम के मॉडल के थ्रू हैं, जो नीचे आप देख रहे हैं, वी अज्यूम दैट 3.5% फॉर द इंटरेस्ट रेट RF एंड 8% फॉर द एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम। और यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया क्योंकि ये प्रीवियस है। डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो आपको RF गिवन है दैट इज बेसिकली अज्यूम टू बी 3.5, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड आपका जो रिस्क प्रीमियम है जो कि आपका बेसिकली मार्केट रिस्क प्रीमियम है दैट इज 8%। दिस इज बेसिकली बेस्ड अपॉन हिस्टोरिक डाटा, हिस्टोरिकल डाटा,
और उस बेसिस पे ये आपने अज्यूम किया है। ऑब्वियसली लाइक वी सेड कि जी कैन वी डिसाइड और कैन वी बेसिकली रिलेट द बीटा वैल्यू, द पास्ट वैल्यू टू द फ्यूचर statistic? Obviously that cannot be changed. अगर आपने change किया so that will bring down the results, that will distort the result. In that basis you got to understand the mechanics of it, and this is what the first condition of it, or what we call it कि जनाब we can assume or we must assume in order to check the वैल्यू ऑफ दैट बीटा जो वॉलेटिलिटी है या रिस्क प्रीमियम है, एंड हाउ टू गेट टू इट कि जी बीटा हमने जब इसकी सेंसिटिविटी हमने इसका एनालिसिस किया, जब वी ट्राई टू फाइंड आउट कि जनाब इसका बीटा की वैल्यू क्या है। सो अमेजोन की बीटा की सेंसिटिविटी जो पहले हमने फाइंड किया था दैट इज 3.25, उसके अंदर जब हमने देखा कि इसका अगेंस्ट मार्केट प्रीमियम क्या होगा विच इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ इट, सो दैट गिव्स यू द टोटल रिक्वायर्ड रिटर्न of 29.5%, and since the variation and beta which basically is 3.25 times sensitive to the market, and if the market goes up there must be a change of 29%. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि since the beta value is 3.25%, if market rise to 1% क्या होगा। So that will basically आए कैलकुलेट करते हैं कि जनाब बीटा की वैल्यू 3.25% है मल्टीप्लाई बाय 1%, so that means कि 3.25% rise in the prices of the Amazon.com, and Boeing is 0.56 into 1%, that gives you 0.56, half of the percentage. There is an increase in the Boeing which is very low as compared to Amazon, and so is the case with the Coca-Cola, which value is 0.74, and there is a rise of 1% in the market. And obviously if you talk about the market returns, market how it basically do the trading और उसको कैसे वो कैपिटलाइज करती है कॉन्सेप्ट को, so that gives you the again a boost of 0.74% in the prices. And again the ExxonMobil up till the Reebok, जो Reebok की है, that gives you 0.69, which is again a 1% increase in it, that is a change in prices of the stock of 69% in total. और इसका जब expected return आपने देखा, that change in that prices will bring a 9% of approximate change in it. So is the case with the first stock, the Amazon, the 29 or almost 30% of the change, 30% basically expected return for the investors. Suppose that you are analyzing a proposal by Pfizer to expand its capacity. At what rate should you discount the forecast cash flows? What would be the appropriate discount rate? आइए देखते हैं कि जनाब इसका Pfizer जो कि यहाँ पे है सी, तो इसका required rate of return investor का ये है, so that become your discount rate. क्योंकि दिस इज बेसिकली व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जो आपका हर्डर रेट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या बनती है। इन दैट सिचुएशन फ्रॉम बिजनेसेस विद द रिस्क ऑफ Pfizer, 9.2% इज द अप्रोप्रिएट रेट विच द इन्वेस्टर और द एनालिस्ट कैन डिस्काउंट देयर कैश फ्लोज, जो कि फोरकास्टेड कैश फ्लोज है। सो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ए फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द सेम बिजनेस इज 9.2%. So dear student, we can easily identify कि जनाब इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर, ये डिस्काउंट रेट के अंदर, ठीक है, रिस्क किधर एग्जिस्ट करता है, वेयर इज बेसिकली द रिस्क, वेयर इज रिस्क एंड हाउ टू कैलकुलेट द रिस्क। ठीक है जी, इसकी कैलकुलेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थैंक्स टू Mockowitz बेसिकली ही कम अप विद द आइडिया विच कैन जनरेट द आइडिया कि जनाब आपका इतना परसेंट जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकलता है विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रिस्की एसेट्स विद कंपेयर टू द रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, तो आपका रिस्क प्रीमियम की वजह से कैसे रिक्वायर्ड रिटर्न चेंज होता है। एंड द रिव्यू ऑफ द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, लेट्स गो थ्रू विद द रिव्यू ऑफ द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. Investors like high expected return and low standard deviations. Common stock portfolios that offer the highest expected return for a given standard deviation are known as efficient portfolios. और जनाब पहले अगर इसमें देखें कि जनाब जो भी इन्वेस्टर है that basically expected a high rate of return, that likes the higher
एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जनाब हाई एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द लोअर standard deviation. Obviously this is the first priority for any investor, and the common stock portfolios that offer the highest expected return for a given standard deviation are known as efficient portfolios. और ये जो efficient portfolios, here we discuss it, that is basically what कि जनाब आपका जो भी एक हाई रेट ऑफ रिटर्न है एट ए कांस्टेंट स्टैंडर्ड डिविएशन, या आपका एक गिवन स्टैंडर्ड डिविएशन जो रिस्क फैक्टर पे है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट आपकी कॉन्सेप्ट है कि जनाब या तो आपका हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो आपके एक्सपेक्टेशंस है विद लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन, और देयर मस्ट बी हाई एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर ए गिवन स्टैंडर्ड डिविएशन व्हिच इज ए एफिशिएंट पोर्टफोलियो. इफ द इन्वेस्टर कैन लैंड एंड बोरो एट ए रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, वन एफिशिएंट पोर्टफोलियो इज बेटर देन ऑल द अदर्स. और इन दैट सिचुएशन के जो लाइन टेंजेंट कर रही है, लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि दिस इज बेसिकली द पोर्टफोलियो, एंड जो लाइन टेंजेंट कर रही है दैट इज ए पॉइंट जो कि बोरिंग और लैंडिंग उसी रिस्क फ्री रेट पे आपकी हो रही है. सो दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर दैट. एंड दैट सिचुएशन द सेकंड पॉइंट है उसका जो ओवरव्यू है दैट डिस्क्राइब्स द सेम स्टोरी, विच टेल्स यू कि whatever you lend the investor and whatever the negative lending which comes at the borrowing at the risk-free rate of interest, one efficient portfolio is better off as compared to the rest of our. And the highest ratio of risk premium to standard deviation, that is portfolio S, जो कि आपका portfolio S था somewhere here. The composition of this best efficient portfolio depends on the investor assessment of expected return, standard deviation and the correlation. कि obviously जो कि आपका best efficient portfolio है जनाब आपका जो भी एक diversified है, let it be, हम कहते हैं कि this is basically the S portfolio, ठीक है, that heavily depends upon investors assessment of expected return and standard deviation and the correlation. क्योंकि हमने देखा कि अगर हम expected return की बात करते हैं तो expected return इसका क्या होगा, and what about the standard deviation of that portfolio which is basically again हम कहते हैं कि जनाब ये maximum, that must be minimum. और जब हम correlation की बात करते हैं which is R, so that क्या होगा, तो we said कि जनाब that must be closest to -1, and which is basically almost impossible in the real world, but if you manage to grab this or closest to that, this is the best possible situation where you can क्या करेंगे आप जनाब reduces the risk, जो कि आपका standard deviation से पता चल जाएगा, and maximizing your returns. So dear student, what it basically tells कि पहले जो कैपम आपका मॉडल है जब आप उसको आप रिव्यू करेंगे दैट शोज अस कि जनाब आपका जो भी एक इन्वेस्टर है दैट बेसिकली गिव्स यू द हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न विद द लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन, और जो भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न हायर देगा एट ए सर्टेन गिवन स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट व्हाट वी कॉल इट एक्सपेक्टेड एफिशिएंट फ्रंटियर. क्या कहेंगे आप इसको, गुड, एफिशिएंट फ्रंटियर. और ये वो फ्रंटियर है जो कि बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स दे रहा है, बेस्ट पॉसिबल चॉइसेस हैं पोर्टफोलियोज की सूरत के अंदर फॉर द इन्वेस्टर. एंड अगेन इफ दैट रिस्क फैक्टर जो कि आपका कंपोजिशन ऑफ दिस है जो भी दैट ट्रूली डिपेंड अपॉन द 3 एलिमेंट्स, वो कहते हैं कि जनाब आपके 3 एलिमेंट पे करते हैं. नंबर 1 बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न, then the standard deviation, the risk volatility and the correlation relationship in between that stock. And again whatever the situation कि जनाब जब भी आपने lending and borrowing करनी है, whatever you going to lend and borrow, ठीक है जी, तो best alternative is the S shape portfolio जो हमने डिस्कस किया था, जो कि basically shows कि investor can easily lend and borrow on the same risk free rate. So as long as you stay on that line, the tangent line, this is the best possible alternative for the investor or the combination in it. Now dear students, let's go through with the validity of CAPM. क्योंकि CAPM that gives you the criteria where you can easily find your hurdle rate, opportunity cost, if somehow you want to discount the cash flows or your futuristic cash flow of that specific
invested stocks, and first few people quarrel with the idea that investors require some extra return for taking on risk. और इसी बेसिस पे जो एक बहस चल रही थी पहले भी कि जनाब इन्वेस्टर रिक्वायर सम एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर टेकिंग रिस्क, दैट इज व्हाई कॉमन स्टॉक हैव गिवन एन एवरेज ए हायर रिटर्न देन यूएस ट्रेजरी बिल्स। और इसी बेसिस पे कि जनाब अगर इन्वेस्टर उसी रिस्क फ्री पे रहते तो उनको कोई एक्स्ट्रा रिटर्न ना मिलता। तो इसी बेसिस पे कि जो बहस थी वो हमने जैसे वाइज इन्वेस्टर्स की बात की, और एक आपकी एप्लीकेशन भी है और एक आपकी बेसिकली एक हमने जब डाटा को यूएस गवर्नमेंट के अंदर और आपने पास हिस्टोरिक डाटा फाइंड आउट किया तो पता चला कि जो वाइज इन्वेस्टर है दे बेसिकली कीप ऑन इंक्रीजिंग द रिस्क फैक्टर इन पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और इस बेसिस पे यू कैन इजीली एडिंग अप द एक्स्ट्रा बिट ऑफ रिटर्न्स। और इस बेसिस पे कि जनाब जब हमने एनालिसिस किया तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर पता चला कि जी एवरेज जो रिटर्न्स थे यूएस ट्रेजरी बिल्स पे वो कम थे एज कम्पेयर टू कॉमन स्टॉक। Second, investors do appear to be concerned principally with those risks that they cannot eliminate by diversification. Again, वो तो एलिमेंट है ही कि जनाब आपका जो इन्वेस्टर है वो दे आल्सो कंसर्न अबाउट द रिस्क फैक्टर विच दे कैनॉट इजीली डाइवर्सिफाइड। इन दैट सिचुएशन ऑब्वियसली द इन्वेस्टर इज ऑलवेज इन अ कांस्टेंट search in order to reduce the total unique risk in order to कि जी मार्केट का जो भी रिस्क है उसके अगेंस्ट उसका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है या उसकी सेंसिटिविटी इन्वेस्टमेंट की वो कैसे चेंज होती है। And the capital asset pricing model states that the expected risk premium from any investment should lie on the market line। और उसी की बेसिस पे जनाब आपका जो expected risk premium है जो कि कैपम है वो इन्वेस्टर्स को ये बताता है कि जनाब आपका जो प्रीमियम है वो उसी इन्वेस्टमेंट लाइन पे होना चाहिए जो कि टेंजेंट है जिसको हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन कहते हैं। एंड द डॉट शोज द एक्चुअल एवरेज रिस्क प्रीमियम फ्रॉम पोर्टफोलियो विद डिफरेंट बीटाज एंड द हायर बीटा पोर्टफोलियो जनरेट हायर एवरेज रिटर्न जस्ट एज प्रेडिक्टेड बाय द कैपम बट द हाई बीटा पोर्टफोलियो प्लॉटेड बिलो द मार्केट लाइन। ये जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं तो आपको ये आइडिया है कि जनाब जिसके अंदर आप देखते हैं कि जी ये जो आप देख रही हैं these are basically plotted above the line and these are basically below the line। और ये इसी कॉन्सेप्ट को पीछे बता रहे हैं कि जनाब जो भी एक आपके पास हायर बीटा पोर्टफोलियो दैट जनरेटेड हायर एवरेज रिटर्न जस्ट एज प्रेडिक्टेड बाय द कैपम, और ये आपके बेसिकली these are basically दी पोर्टफोलियोज है जो कि इसके अबव है। और उसी बेसिस पे जो हाई बीटा पोर्टफोलियोज है प्लॉटेड बिलो द मार्केट लाइन है जिनकी सेंसिटिविटी हाई है, और हमने देखा कि जनाब इनकी विद दी हाई बीटा जो कि आपको प्लॉटेड लाइन से नीचे है। और इसी बेसिस पे इन्होंने ये डिस्कस किया कि जनाब द डॉट शोज द एक्चुअल एवरेज रिस्क प्रीमियम फ्रॉम portfolios with different betas। The high beta portfolio generated high average return just as predicted by CAPM। जो आपकी the higher beta portfolio generated high average returns हैं, but the high beta portfolio plotted below the market line यहाँ पे, and the relationship between beta and actual average return has been much weaker since the mid 1960s, and the CAPM predicts that the risk premium should increase in proportion to the beta so that the returns of the each portfolio should lie on the upward sloping security market line। और उसी बेसिस पे ये जो आपका कम्बिनेशन है दैट शोइंग द सेम स्टोरी कि जनाब आपका जो भी एक हायर बीटा जो आपको है दैट कैपम शुड गिव द हायर प्रीमियम, बट हियर द सिचुएशन इज डिफरेंट विच शोज कि जनाब आपकी जो भी बीटा की वैल्यू है दैट इज प्लॉटेड बिलो। एंड इसी बेसिस पे हम देखा कि जनाब दैट इज ए वीक एविडेंस इन 1960s जो कि यहाँ पे हमने आगे यहाँ तक 1931 और 1965 का जो डाटा उठाया था। And the portfolio investor 1 and 10 had very different betas, but both earned the same average return over these 25 years. Of course, the line was correspondingly steeper before 1966, और हमने देखा कि 1966 और 91 उसके बाद the line gets steeper, that shows the actual risk premium of it। और उसकी बेसिस पे अगर हम प्रीवियस लाइन को देखें that is basically much अपटिक डायरेक्शन और यहाँ पे ज़्यादा स्टीपर है। दैट सिचुएशन हमने देखा कि जो आपके प्लॉटेड वैल्यूज़ हैं वो भी उसके अंदर जो डिस्पर्शन है जो स्कैटर्ड है वो बहुत ज़्यादा है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स चेक अबाउट टेस्टिंग द कैपम। जो हमने कैपम अभी डिस्कस किया, हाउ द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैन बी चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल स्टेट्स दैट द एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट शुड लाई ऑन द मार्केट लाइन। और ये हमने डिस्कस किया कि जनाब ये आपकी जो भी एक मार्केट लाइन है उसी पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है किसी भी इन्वेस्टर की दैट शुड बी रिमेन ऑन दैट मार्केट लाइन जो कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन है। द डॉट शोज द एक्चुअल एवरेज रिस्क प्रीमियम फ्रॉम द पोर्टफोलियो विद डिफरेंट बीटाज। और हम अभी आगे जाकर नेक्स्ट
जो एक फिगर है उसमें देखेंगे कि जनाब आपके जो रिस्क प्रीमियम है, एवरेज रिस्क प्रीमियम्स है, दैट इज बेसिकली डिनोटेड बाय एक्चुअली डॉट with the different betas, जिनकी different betas, and the higher beta portfolio generate higher average returns as predicted by the CAPM, but the high beta portfolio plotted below the market line. और इधर हम देखते हैं ये कि आपकी जो प्लॉटेड है, जो भी आपका मार्केट के अंदर हम देखा कि these are basically the prediction against the test of the CAPM, कि these are the portfolios with the beta value high. तो मैं कहता हूँ कि जी वैल्यू हाई which should be given a high premium, but that is plotted below this market line. So on the basis of 1931 to 65, that shows basically against that beta versus average return. The relationship between the beta and the actual average return has been much weaker since the mid 60s, हमने देखा, and the CAPM predicts that the risk premium should increase in proportion to beta. और हमें पता है कि जनाब अगर बीटा की वैल्यू 0.5 है, so is the case of market risk premium भी होना चाहिए, so that the return of each portfolio should lie on the upward sloping security market line, which is basically not the case. And the portfolio of investor 1 and 10 had very different betas, but both earned the same average return over these 25 years. हम अज्यूम करते हैं कि जी 1 से 10 जो डिफरेंट बीटास की वैल्यू है जो कि इन्वेस्टर्स अर्न करते थे 25 years में. ऑफ कोर्स द लाइन वाज करस्पॉन्डिंगली स्टीपर बिफोर 1966 बिकॉज ऑफ द situation where the situation are weaker during the mid 1960s, that premium becomes more steeper का मतलब obviously कि जी वो लो हो गया प्रीमियम उसका, and that situation के जनाब आपके जो वैल्यूज बीटा की हाई है that always plotted at the very bottom, and that it shows कि जी आपके जो इन्वेस्टर्स हैं they would have been डिफरेंट के जो कि एक्सपेक्टेड था उससे उनको कम रिस्क प्रीमियम मिल रहा है. सो प्रॉब्ली दे माइट बी सेइंग कि जिसके अंदर वॉलेटिलिटी और वेरिएशन सबसे ज़्यादा थी, जो थ्रेट्स ज़्यादा थे, ऑब्वियसली उनके बीटा की वैल्यू बड़ी, वेरिएशन हाई थी, तो दे आर द इन्वेस्टर, दे आर रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन दोज पार्ट ऑफ द स्टॉक्स. डियर स्टूडेंट्स, हमने जो डिस्कस किया, लेट्स गो थ्रू विद द समरी, कि जो हमने बोरिंग एंड लेंडिंग के बारे में डिस्कस किया, where the investor should be there on the efficient line, जो उसकी फ्रंटियर एफिशिएंट फ्रंटियर है, उस बेसिस पे अगर वो बोरिंग करेगा, लैंडिंग करेगा ऑन द सेम रिस्क फ्री रेट. एंड देन वी डिस्कस अबाउट द सिक्योरिटी मार्केट लाइन, द कैपम, इट्स वैलिडिटी एंड इट्स टेस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो. सो टिल द नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स, इट्स गुड बाय.